दोस्तों, जीटी लॉग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक एयर पोल्यूशन और उससे एसोसिएटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। आज हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में नहीं, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। और आज के हमारे गेस्ट हैं प्रतीक शर्मा जी। प्रतीक आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करके निकले हैं। 2015 बैच के सिविल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद में अभी सीईओ और एमडी ऑफ नैनो क्लीन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यरत हैं। ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है हम सब लोगों के लिए कि उनके जो इनोवेशन काम जो कर रहे हैं उसके बारे में जाने। वी ऑल्सो हैव सीन प्रतीक इन द शार्क टैंक वर्जन 2 और शार्क टैंक में इन्होंने बताया कि जो उनकी इनोवेशन है नेजो फिल्टर्स एंड सिग्यूबर्ड्स के बारे में उन्होंने हम सब लोग को बताया और किस हिसाब से ये कॉमन यूज जिसको हम सब लोग नज़रअंदाज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनहेलिंग द पोल्यूटेड एयर, उसमें किस हिसाब से उनकी इनोवेशन हम सब लोग को हमारी जो हेल्थ इश्यूज हैं उससे निजात दिलाती है। चलिए इस तरह की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेट अस सी व्हाट ही हैज ब्रॉट अस टुडे। वेलकम टू जीटी लॉग प्रतीक। तो प्रतीक, एक तो पहला क्वेश्चन यही है कि मतलब हम सब समझते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। यू हैव कम फ्रॉम बीकानेर एज ए राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है उससे आप बिलोंग करते हैं और वहां से फिर एक हम्बल बिगनिंग से आपने शुरू किया। कोटा से आपने आईटी जेई की प्रिपरेशन की और फिर आईटी दिल्ली से आपने शिक्षा अर्जित की। सिविल इंजीनियरिंग से फिर इस तरह के टेक्सटाइल रिलेटेड जो बिजनेस है या इनोवेशन जिसको हम लोग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है नैनो फिल्टर में जो आप नेजो फिल्टर या नैनो क्लीन जो आप काम कर रहे हैं, वो जो चेंज है वो आया कैसे? सो सर्टेनली यू माइट हैव सर्टेन रीजन जिसके बेसिस पे आपने ये एक्टिविटी शुरू की, ये बिजनेस शुरू किया, बट स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि आपसे हम सुनना चाहते हैं कि मतलब व्हाट led you to do such innovative work in this area? Okay. Please. Thank you, first of all, Anurag ji, for having me over here. I think आपके सवाल में ही कहीं ना कहीं जवाब थे मेरे, क्योंकि आपने एयर पोल्यूशन की बात करी है, आपने बीकानेर की बात करी है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की बात करी है और उससे चेंज की बात करी है कि नाउ हाउ कम आई एम वेंचरिंग इनटू टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस। सो एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, बीकानेर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे डेजर्टेड लैंड है, धूल भरी आंधी, सैंड स्टॉर्म्स इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना आउट देयर। एंड जब मैं वहां पे था तो मुझे हमेशा, क्योंकि माय मदर इज अ सीवियर एस्थमेटिक, उनकी ये प्रॉब्लम हमेशा मेरे को बॉदर करती थी कि यार धूल इतनी ज्यादा रहती है, उनको हमेशा उस चीज से प्रॉब्लम में ही मैंने देखा। एंड शी हैड अ वेरी पिक्यूलियर हैबिट ऑफ कवरिंग हर फेस विद अ दुपट्टा, अपने फेस को उससे ढक के रखते। जनरली उस तरह के एरिया में रहती हुई जो महिलाएं हैं उनके पास वो जो दुपट्टा है वो एक तरीके का साधन बनता है। यस, सो ना, बट आई थॉट देयर हैज टू बी अ बेटर सॉल्यूशन देन दिस थिंग। और एक फेस मास्क से डेफिनेटली मैंने भी स्टार्ट किया, बट कोविड के बाद में हम सब जानते हैं कि फेस मास्क के अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम, सफोकेशंस रहती है, जिसके कारण यू कांट यूज इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड दैट्स हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेजो फिल्टर्स ट्रिगर्ड इनटू माय माइंड कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे आपका माउथ भी ना ढके और कुछ ऐसा भी बनना चाहिए जो आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर ना जाए। बिकॉज आई ऑल्सो इनिशियली ट्राइड ड्यूरिंग द ट्रायल फेज कि कुछ ऐसा जो कि नॉस्ट्रल्स के अंदर जाए, बट देन अगेन दैट वाज नॉट वेरी मच यूजफुल बिकॉज दैट वाज कॉजिंग इरिटेशन इन द नोज। तो ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे कि माउथ को भी नहीं ढकना है और नॉस्ट्रल्स को के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। सो इन दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन बन के आया नेजो फिल्टर्स, जो कि अब ना कि आपके नाक को ढकता है और ना ही आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हमने ये पैचेस बनाए नेजो फिल्टर्स के। एंड you can just peel it off like this. You hold it like this where your fingers are on the top, and you gently place it on the bottom of your nostrils like this. Press it from all the peripheries, and just like a bandit, there is a slit in between. Right. It will come off. That's it. That's how you apply naso filters.
Just Very ensure nice. it is pasted from all the peripheries, and now you are free to use naso filters. It will work for entire day. You can use it while sleeping as well. It is auto cleaning itself as well. तो एक फेस मास्क चोक हो जाता है कुछ समय में because that is a multi-layer filtration. While in this case there is a single layer of nanofibers on top, which is capturing the particles on its periphery, on its surface. So whenever I am exhaling my breath like this, naso filters are auto cleaning तो itself. मतलब जनरली यूज में, क्योंकि there is something which is external, यूज में कहीं डिस्कम्फर्ट. That's the beauty of nanotech. That's the beauty of nanotechnology. So what we are doing is हम लोग नैनो फाइबर्स बनाते हैं. नैनो फाइबर्स को अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो ये उस तरीके के फाइबर्स होते हैं जो कि 100 गुना तक पतले होते हैं एज कंपेयर टू थ्रेड ऑफ अ नॉर्मल फैब्रिक. 100 गुना तक पतले धागे हैं एज कंपेयर टू धागा ऑफ अ नॉर्मल फैब्रिक. नॉर्मल धागा जो जब इतने पतले धागों से आप एक मेम्ब्रेन को बनाते हो या एक फिल्टर को बनाते हो तो उसके अंदर पोर डेंसिटी, नंबर ऑफ पोर पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा होता है. मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक साधारण कपड़े के. तो उसके अंदर प्रेशर रेजिस्टेंस या ब्रीदिंग रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट हो पाता क्योंकि पोर डेंसिटी इतनी ज्यादा क्रिएट हो गई है. बेसिकली आप ये समझिए कि ये इतना एरिया है, इस एरिया के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे फिंगर्स कितने आ जाएंगे, 5-7 फिंगर्स आ सकते हैं इस एरिया के अंदर. But when I say that now my fingers, this thing, the width of these fingers has reduced by hundreds of times, तो वो इतने पतले हो गए. तो now just imagine कितने सारे fingers इस एरिया के अंदर आ जाएंगे. That's the technology. तो जैसे अभी जो नैनो या नेजो फिल्टर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, और हम लोग मास्क एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो कि बहुत कॉमन है, लोगों को दिखता है, वो भी एक N95 ग्रेड मास्क हम लोग यूज करते हैं. मतलब जो इसकी जो क्वालिटी है वो इज दैट द सेम? एब्सोल्युटली. जो मैं अभी पीस यूज कर रहा हूँ, दिस इज एन N95 ग्रेड फिल्टर ओनली. जो इसके अंदर N95 इज नथिंग बट मोर देन 95% एफिशिएंसी और 4.3 माइक्रोन साइज पार्टिकल. राइट. सो दिस इज प्रोवाइडिंग इक्वली गुड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी फॉर सच type of particles. Yes, mouth आपका कवर नहीं है, so we are talking about the nostrils filtration. But अमूमन देखा गया है कि 90% of the individuals, 90% of the air that we breathe, वो हम लोग अपने nasal passage से करते हैं. We don't बात करते हुए थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप माउथ से ले रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू ब्रीथ थ्रू योर नॉस्ट्रिल्स. और जो बैक्टीरिया हो गए या जो भी आपको ट्रिगर करने वाले पोलर एनर्जेंस हो गए, वो आपके नेजल लाइनिंग्स पे जाके अटैक करते हैं और वहां से ही वो रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहीं पे उनको वो नेसेसरी प्लेस मिलता है फॉर देम टू रेप्लिकेट. तो आपके नेजल लाइनिंग्स के अंदर है. सो नेजल पैसेज को प्रोटेक्ट करना इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. एक फेस मास्क पे क्या होता है, एक फेस मास्क को आप यू पुट इट डाउन अंडर योर नॉस्ट्रिल्स, क्योंकि आपको सफोकेशन होता है, आप उसको यहाँ पे नोज के नीचे रख रहे होते हैं, व्हिच डिफीट्स द एंटायर पर्पस ऑफ यूजिंग अ फेस मास्क. हाँ, नीचे कर लेते हैं उसको. While in this case you are completely full through protected. कोई लीकेज का इसमें एरिया ही नहीं बचा. आपका जितना भी नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर जा रहा है इन योर बॉडी, दैट इज गेटिंग फिल्टर्ड. तो प्रतीक भाई, थोड़ा सा और एयर पोल्यूशन पे डाइव डाउन करते हैं. ठीक है. एक तो है जैसे बीकानेर का आपने बताया, अपने मदर के बारे में भी बताया. जी जी. जनरली मुझे लगता है कि जैसे इस तरह के जो ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पे जो डस्ट एयर पोल्यूशन है, सैंड का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, और वो मतलब जो भी हमारा PM लेवल है वो इतना कम होता है कि उस चीज़ को फिल्टर करना विद द दुपट्टा बहुत मुश्किल काम है. सर्टनली इस तरह के नाइजो फिल्टर्स का रोल है वहाँ पे. बट अगर मैं बिगर स्केल पे देखता हूँ, अर्बन स्केल पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे UAE में वी वर डूइंग वन असाइनमेंट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट देयर. तो उसमें वहाँ पे उनका एक प्रोग्राम है, माई एयर माई हेल्थ. और जिसके बेसिस पे क्योंकि वहाँ पे जो डस्ट पोल्यूशन है वो ज़्यादा कैटेगरी का है, बिकॉज सैंड के या रेत के जो पार्टिकल साइज है ना बहुत ही कम है वहाँ पे. तो और इस तरीके से वहाँ पे जो घरों की जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सील प्रूफ की गई कि बाहर की हवा अंदर जाए ना. मतलब दैट इज हाउ द सील्ड इन्वायरमेंट दैट पीपल क्रिएट देयर, कि ज्यादातर लोग घर के अंदर रहते हैं, बाहर टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा बाहर है. और जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो घर के अंदर हम लोग सोचते हैं कि एयर क्वालिटी जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ज्यादातर केसेस में मास्क उतार देते हैं, हो सकता है कि नाइजो फिल्टर भी हम लोग उतार दें उस समय. और उस समय भी जो हमारे पास में इनहेलिंग का जो
मतलब एयर क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड, या है ना। तो आपको मतलब मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि मे बी योर सोल्यूशन, जो कि हम लोग नाजो फिल्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हाउ मच इट कैन इम्पैक्ट टू सच डेमोग्राफी, जो कि हम लोग सोचते हैं इंडोर में बहुत ही सेफ है, बट ऐसा हमें लगता नहीं है। करेक्ट। तो दैट इज वन क्वेश्चन। द सेकंड इज कि मतलब व्हाट आर द अदर प्रोबेबल ऑप्शंस, जैसे रियल एस्टेट की बात करें, घर को हम लोग सील प्रूफ कैसे करें, या इस तरह की और क्या क्या टेक्नोलॉजी पॉसिबल है जिसमें आप काम कर रहे हैं। ठीक है। सो आपने जैसे पहली चीज इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करी। यस, ऑफ कोर्स इंडोर एयर पोल्यूशन, इनफैक्ट देयर आर मेनी स्टडीज दैट स्टेट्स दैट आपका जो इंडोर पोल्यूशन है वो अप टू 5 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर आउटडोर पोल्यूशन। क्योंकि बाहर पोल्यूशन है वो घर के अंदर आएगा, तो घर के अंदर आपने वेंटिलेशन इंश्योर नहीं किया तो वो घर के अंदर और इकट्ठा होता जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा उस चीज के अंदर। तो आपके घरों के अंदर के लिए भी कुछ प्यूरिफायर लेवल के या प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस होने बहुत जरूरी है, या प्रोविजंस होने बहुत जरूरी है। इट कैन बी थ्रू एन एयर प्यूरिफायर, इट कैन बी थ्रू सम मोर अदर फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इसमें लेके आ चुके हैं, जिसके थ्रू, जैसा कि आपने बताया कि बाहर पोल्यूशन से घर के अंदर पोल्यूशन किस तरीके से वेरी करता है। So this is these nets that we have developed using our nano technology. तो आपके जो घरों के अंदर जो जालियां रहती हैं, सो सिंपली वो जाली एक मच्छर को रोकने के लिए, एक इंसेक्ट को रोकने के लिए तो कारगर है, बट इट कांट स्टॉप एयर पोल्यूशन, मिट्टी, धूल, वो नहीं रोक सकता वो। सो नाउ दीज मैशेस विल आल्सो बी एबल टू प्रिवेंट आउटडोर पोल्यूशन कमिंग इंडोर। दिस इज पोल्यूशन नेट। सो आप इसके अंदर देखेंगे कि दिस इज ऑलमोस्ट, आप ये एरिया देख रहे हैं, दिस इज स्लाइटली ब्लैकिश साइड, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ लुक अलाइक ऑफ अ रेगुलर मैश, जो कि एस्थेटिकली भी काफी आपको अच्छा दिखने वाला मैश है ये। ऑन द रियर साइड, ये जो बाहर की तरफ सतह है, दैट्स वेयर, इस वाली सतह के अंदर की साइड में नैनो फाइबर्स लगे हुए हैं। सो दिस विल कलेक्ट ऑल दीज डस्ट पार्टिकल्स एंड यू विल सी इट एज वेल। आपको आंखों से दिखाई भी देगा। आप 30 डेज इसको लगा के रखेंगे तो यू विल सी कि यार इसने कितना सारा कलेक्शन भी कर लिया है। एंड फॉर द क्लीनिंग you can simply clean it with a damp cloth. एक हल्के तो अभी जो हम लोग नेट लगाते हैं, एक्चुअली में they are called mosquito net only. Yes, this is pollution net. Now this is pollution net. Very nice. So this is a fantastic product for anyone who is living in a polluted region, or I think tier 1 cities of India. Unfortunately सारी ही pollution levels जो permissible है उससे ऊपर operate करती हैं. So we are supplying in good capacity to various partners over here in India, and we are also exporting such products to overseas world. और इसकी वैसे जो कॉस्ट वाइज क्या डिफरेंट है? देखो, अब इसकी कॉस्ट कंपेयर दो चीजों से करी जा सकती है। वन कुड बी कि आपके एयर प्यूरिफायर से कॉस्ट इसको कंपेयर करने लग जाए हम लोग, और दूसरा ये कि यार एक नॉर्मल जाली से इसको कॉस्ट कंपेयर करने लगे हम लोग। तो नॉर्मल जाली से आई थिंक कॉस्ट कंपेयर करना वोंट बी अ गुड थिंग, क्योंकि एक मच्छर को आप एक एयर पोल्यूशन से कैसे कंपेयर करोगे कि मच्छर रोकने वाला, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। बट आई वुड स्टिल से दीज आर वेरी मच इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। आप अगर एक अपनी खिड़की की बात करें, दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट। वन खिड़की ऑफ रफली 3 बाई 4 4.5 स्क्वायर फीट का अगर साइज का आपका खिड़की है, सो इट विल कॉस्ट यू हार्डली 2.5 to 3,000 rupees फॉर गेटिंग अ सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर विंडो। That's how the cost economics work. तो बिल्कुल ठीक बात है कि मतलब मॉस्किटो नेट के प्राइस से न करके एयर प्यूरिफायर के कॉस्ट को थोड़ा सा बेस करें तो शायद ये सस्ता दिखेगा। Exactly. कुछ कंज्यूमर्स ने हमें ये बताया कि they already had a very premium range of air purifiers available with them. Now they state that from the time they have installed these meshes, उनका एयर प्यूरिफायर तो है, बट नाउ देयर एयर प्यूरिफायर को ज्यादा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि घर के अंदर पॉल्यूशन उतना आता ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज एन एयर प्यूरिफायर। आप ये नहीं कह सकते इसको आपने लगाया तो ये पॉल्यूशन कम कर देगा घर पे, बट आई एम सेइंग दैट ये आप लगा दोगे तो आपके घर में पॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पॉल्यूशन लेवल्स लोअर रेंज पे रहेंगे, तो आपका एयर प्यूरिफायर को शायद चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। इसी एयर पोल्यूशन में प्रदीप भाई एक और चीज़ पे करते हैं एक बातचीत, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में इफ देयर आर स्टैट्स व्हिच आई हैव फाउंड, जैसे लगभग 1.67 मिलियन डेथ्स जो हैं एयर पोल्यूशन के कारण हुए, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैं।
अगर मैं उसको मतलब पर डे बेसिस पे वो करूं तो लगभग 4,500 से 5,000 डेथ जो है डेली हैं एयर पोल्यूशन से। आप सोचिए, मतलब कोविड हैज टॉट अस अ लॉट कि एक प्रॉब्लम आई तो लोगों ने कैसे बिहेव किया, गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो जब ये चीज आती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। मतलब गवर्नमेंट के पास आज के टाइम में डेटा है, दे आर प्रोएक्टिव, दे अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मतलब एकदम से बहुत तेजी से नहीं की जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारा समय भी अगर हम इस पे लगा देंगे तो भी शायद एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कंस्ट्रक्शन एयर डस्ट से पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन हो रहा है, या जो वेहिकुलर मूवमेंट के कारण पोल्यूशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए उसने कुछ अपने प्रोविजंस कर दिए हैं, जो कि डेवलपर को या नॉर्मल लोगों को ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। इस तरह से वेहिकुलर मूवमेंट के लिए जो आप देखिए BS6 का जो प्रोविजन कर दिया है, BS4 का पोर्शन ग्रैब करके जो लगता है उसमें इस तरह का जो मूवमेंट है उसको भी इरेगुलर या उसको भी रोका जाता है। सिंस आप इस एरिया में काम करते हैं, देन यू आर द इनोवेटर। मतलब मुझे लगता है कि 2-3 चीजें आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो कि गवर्नमेंट को या तो बहुत तेजी से करनी चाहिए और या तो फिर मतलब और एडिशनली करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द मे बी आई थिंक टॉप 3 प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट? देखिए, इसको आंसर करने से पहले हमें प्रॉब्लम का रूट कॉज समझना पड़ेगा। ठीक बात द है। रूट कॉज कुड बी और इज इंडस्ट्रियल एमिशन जो हो रहा है आपका। दूसरा आपका व्हीकुलर स्मोक है। देन देयर आर फ्यू आई थिंक न्यूज कवरेजेस दैट आर क्वेश्चनिंग स्टबल बर्निंग। एग्रीकल्चर बर्निंग है, हाँ। वो भी है एक अपना। बात है, हाँ। और एक और इसके अंदर बहुत अहम चीज है, दैट इज रोड साइड डस्ट। बिकॉज आपके व्हीकल चलने के साथ में जो आपका रोड साइड डस्ट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स, एंड रादर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन द इंक्रीमेंट ऑफ पोल्यूशन लेवल्स। क्यों आपको दिवाली के समय में या विंटर्स के टाइम पे वो ज्यादा मिलता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम पे इस तरीके का हो जाता है कि जो व्हीकुलर मूवमेंट के कारण रोड साइड डस्ट हवा में उड़ रहा है, वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहा। वो हमारे जो ब्रीदिंग रेंज लेवल्स रहते हैं, हाइट्स रहते हैं, वो वहीं तक रह पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड दैट इज द रीजन क्यों हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर ज्यादा पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। Of course, there is an increment due to other factors as well. I'm not denying that thing. So, in my opinion, roadside dust is something जिसको reduce किया जा सकता है। आप बाहर अगर ट्रेवल करेंगे दूसरी कंट्रीज में, I think they have limited such issues. Roadside dust आपको बहुत लिमिटेड मात्रा में दिखाई देंगी, but here in this part of the world, you will find that thing to be particularly very good in terms of number. काफी ज्यादा मिलेगी आपको, which is not very good actually. So वो आपको कंट्रोल आई थिंक करना चाहिए, एंड रिजल्ट्स निकल के आएंगे उसके थ्रू। इट्स नॉट एन इमीडिएट थिंग। उस पे काम करते रहेंगे तो यू विल सी रिजल्ट्स कमिंग इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रोड साइड डस्ट एक हो गया, और क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई थिंक ह्यूमन बिहेवियर पर्सपेक्टिव से क्या लगता है कि क्या लोगों को करना चाहिए? ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ऐसा क्या है ना कि गवर्नमेंट ह्यूमन बिहेवियर को फोर्सफुली नहीं करा सकती, बट व्हाट मे बी आई थिंक व्हाट कैन अट्रैक्ट पीपल टू maybe adopt something which can make their health maybe proper, at least from the maybe specific, जहाँ पे हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या इस तरह की जो ब्रीदिंग रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं उसके कारण हो गया, and they are very visible. तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसा उनके लेवल पे भी क्या होना चाहिए। चलिए, मतलब गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो कर रही है, बट लोगों को क्या करना चाहिए? So one reason, मतलब step that people have already adopted कि एयर फिल्टर लगा दिया, एयर प्यूरिफायर लगा दिया, मान लीजिए, और क्या क्या हो सकता है? From a consumer point of view, I think the quantum is even bigger, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के तो स्टैट्स ये कहते हैं कि हर 4 में से एक बच्चे को एक रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी। 4 में से एक, हर 4 में से एक बच्चे को दिल्ली एनसीआर के अंदर रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, क्योंकि इतनी यंग एज के अंदर व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सच काइंड ऑफ पोल्यूशन लेवल्स, जब उनके लंग्स अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है और उनको इतनी पॉल्यूटेड एयर मिल रही होती है, तो उनके लंग्स के अंदर
रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ आपको डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्पेशली जब आपके घर में न्यूली बॉर्न बेबीज अगर हैं या एल्डरली पीपल हैं। सो आपको अपने इंडोर एयर पोल्यूशन के ऊपर भी काम करना चाहिए। इंडोर एयर पोल्यूशन आपके दो जगह पे, एक आपका पर्सनल रेजिडेंस पे बात हो सकती है, दूसरा आपके कमर्शियल स्पेसेस पे बात हो सकती है, आपके ऑफिस में बात हो सकती है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बात हो सकती है। पर्सनल रेजिडेंस के ऊपर you have various solutions including an air purifier. They work, I'm not denying that thing. There can be more such filters. We have a filter that gets fit into an that fits into an AC. It turns your AC into an air purifier. There are such products like a pollution net जो कि आपके घर के अंदर पोल्यूशन आने से ही रोक देगा। सो टुगेदर इन सभी के मिक्स के थ्रू आप अपने इंडोर पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं टिल द टाइम प्रॉब्लम इज देयर आउटसाइड। आई एम नॉट सेइंग दैट सॉल्यूशंस ले लो और प्रॉब्लम को भूल जाओ, नो, दैट इज नॉट द आइडिया। प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी चाहिए, बट टिल द टाइम प्रॉब्लम इज देयर, एटलीस्ट सेफगार्ड योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। एंड व्हेन यू आर इन योर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, I think builders and companies out there, offices should look for a better filtration media for like you have a centralized AC, HVAC systems होते हैं, air handling units होती हैं आपके, air handling units के अंदर भी फिल्टर्स लग रहे होते हैं, प्री फिल्टर होता है उसके अंदर, फाइन फिल्टर होता है, हेपा फिल्टर होता है उसमें। उनकी एफिशिएंसी किस तरीके से है, उनको टाइम टू टाइम आप रिप्लेस कीजिए, उनको नजरअंदाज मत कीजिए उन चीजों को। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल। अगर नॉर्म्स हैं कि 6 महीने में उस फिल्टर को बदलना है आपके एएचयू सिस्टम्स के अंदर, तो उसको करिए ताकि आपका लॉन्जेविटी भी बढ़े आपके डिवाइस का, सिस्टम का, एंड एट द सेम टाइम फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी भी वो डिजायर्ड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि आपका जो AQI लेवल इन द प्रीमाइसेस है वो अंडर परमिसिबल रेंजेस रहे। आपने जैसे एसी, जैसे मान लो पैकेज सिस्टम की बात कर रहे हैं आपने, है ना, नॉर्मल जो घरों में स्प्लिट एसी जो लगते हैं वहां पे भी फिल्टर लगता है एक बार, तो मतलब you also manufacture such product for? Yes, I have a solution. Okay. I have a solution for that as well with the name NanoClean AC filters. That NanoClean AC filters. NanoClean AC filter that gets retrofitted on the frame of your AC. जहाँ से अंदर से एयर, ऊपर से जब एयर सक करता है, exactly, है ना, वहाँ पे। Exactly. So you have that solution as well. And then we are eagerly looking for various companies जिसके थ्रू अब हम लोग ACs के अंदर डायरेक्टली इंस्टॉलेशन का प्रोविजन निकाल सकते हैं। दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ अस is something that can replace a micro filter जो आपके फ्रेम्स, AC के फ्रेम्स में लगा हुआ होता है, उसको आप नैनो फिल्टर से अगर आप रिप्लेस कर दें, this has a washable element in it already and it will clean the PM 2.5 level also, while the existing microfiber will not be able to. So I think in times to come you will find AC companies also having such nanofiber technology in their ACs. तो I think वो एक permanent solution आपको already मिलेगा फिर। और जैसे हम लोग बिल्डिंग्स में बहुत सारा काम करते हैं, particularly let's say cooling side में, और वहाँ पे let us say you mentioned AHU, air handling unit, जहाँ पे हम लोग pre filter and then final let's say MERV 13 filter की बात करते हैं, तो मतलब you are suggesting that those filter to be replaced with the nano filter, or you are suggesting that I think one more layer of filter that needs to be added. What I'm saying is जो आपका pre-filter है, right now the pre-filter is only designed in order to filter out PM10 grade particles. हमर वेट जनरली लोग लगाते हैं उसमें, PM10 करते हैं आप उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। आप अगर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाओगे, फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग दैट आप pre-filter you are making with this grade of filters which is PM 2.5 grade and it is washable as well. उससे आपके जो फाइन फिल्टर्स या हेपा फिल्टर्स हैं उसके ऊपर इतने छोटे पार्टिकल्स ऑलरेडी नहीं जा रहे हैं, दिस इज वॉशेबल एज वेल, तो वो आपकी लाइफ साइकिल भी बढ़ा देता है पूरे सिस्टम की। नाउ if you have an HEPA filter at the back, the possibility is this will do your job of both pre as well as fine filters. So in a way आपका pressure drop को भी reduce कर दिया। We have accomplished the filtration efficiency of pre-filter plus fine filter with a nano filter. उससे आपका pressure drop reduce हुआ, उससे आपको lower grade of motors से काम कर सकते हो। lower grade motors is directly related to energy consumption. Energy, आपने energy efficiency बढ़ा दी अपनी।
हाँ मतलब जनरली जो नॉर्मल अभी कन्वेंशनल एचयू में भी है कि दोनों ही फिल्टर बेटर क्वालिटी नहीं लगाते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जो प्रेशर ड्रॉप है वो इतना ना हो जाए, क्योंकि वो CFM की रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाएंगी एंड देन एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगा एसी का। वी आर सेइंग कि मतलब अगर दोनों घटा करके सिंगल लगा दें देन इट में if there is an HEPA, but if आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ प्री और फाइन फिल्टर्स की है तो प्री फिल्टर्स को आप उतना ज्यादा एफिशिएंट बनाएं ताकि आपके फाइन फिल्टर्स पे लोड नहीं है एंड उससे आपका जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा। जो आज आपको 6 महीने में रिप्लेस करना पड़ता है ये आपको 2 साल तक चल जाएगा। सो योर कॉस्ट फॉर अ रनिंग 2 years पीरियड वुड बी सब्सटेंशियली लो। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब अगर जो भी एचयूज आप देखते हैं मतलब उसमें मोल्ड, फंगस, ये सब चीजें भी लगते हैं बिकॉज ऑफ लेस मेंटेनेंस और नो मेंटेनेंस मोस्ट ऑफ द केसेस में। मतलब इस कैरेक्टर को या इस बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं? सी इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये चीजें आई थिंक बहुत मिनिस्कुअल सी चीजें हैं। दीज मैशेस कैन बी इनबिल्ट विद एन एंटी बैक्टीरियल टेक्निक एज वेल ताकि उस पर वो डिपोजिशन ना क्रिएट हो। ये बहुत कॉमन सी टेक्नोलॉजीज हो चुकी हैं आई थिंक। हाँ, वो उसमें कुछ मतलब वो ऑलरेडी उसके ऊपर वो टेक्निक भी कोट करके दिया जा सकता है जिसमें एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑलरेडी रहेगा एंड इस तरीके के जो फंगल एक्टिविटीज आप कह रहे हैं वो उस पर वैसे भी नहीं हो पाएंगी। हाँ, वेरी नाइस। तो मतलब और भी एप्लीकेशंस हैं आपने जैसे आप जहाँ पे भी एक माइक्रो फिल्टर देखते हैं, एक माइक्रो फिल्टर को रिप्लेस कर सकता है एक नैनो फिल्टर विद एग्जैक्टली द सेम प्रेशर ड्रॉप। यानी कि आपने फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को बढ़ा दिया, अपनी प्रेशर ड्रॉप वही का वही इंटैक्ट रखा है। दिस इज व्हाट नैनो टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ऑन द टेबल। तो मतलब एक चीज जो जैसे माइक्रो फिल्टर वर्सेस नैनो फिल्टर में अगर मैं डिफरेंस पूछूं तो मतलब एक तो है कि जो आपने एक बार बताया कि मतलब वन धागे के बीच में 10 मोर धागे, 100 मोर। So that is one thing which was missing in micro filter. Absolutely. And nano में वो चीजें अवेलेबल है, इसलिए कोई भी जो भी फिल्टर है वो इस तरह के PM 2.5 या 0.3 माइक्रो के जो भी कंपोनेंट है उसको वो रोक देता है। Absolutely. That is what Absolutely. it is. This is a mechanical filtration technique. Unlike an electrostatic filter जहाँ पे एक charged membrane होता है जो कि particle को attract करता है, this is a mechanical filtration, which means that आपके जो pore sizes हैं वो pore sizes ही छोटे हैं than the particle entering it. वो particle उस पे enter ही नहीं कर सकता। आपने pore sizes nano fibers की मदद से इतने छोटे कर दिए हैं और आप उसको wash भी कर सकते हो। एक electrostatic filter को आप wash नहीं कर सकते। You can wash a mechanical filter. ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारा नया चीज कर रहे हैं which is very I think sounding very great. थोड़ा शार्क टैंक पे बात करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। तो मतलब एक तो है कि आप 2022 में वहां पे गए, 23 में 2022 के अंदर शूट हुआ था तो 23 में ऑन एयर हुआ है। ऑन एयर 23 में। उस समय से लेकर के जब आफ्टर द एयर कितना मतलब बिजनेस में कैसा चेंज आया? बिजनेस तो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। रिकॉग्निशन इतना ज्यादा मिल जाता है आपको विद सिंपली योर प्रेजेंस ऑन सच अ ह्यूज शो, ऑन सच अ ह्यूज नेशनल टीवी शो। सो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक आपको रातों रात 100x का जंप तो मिलता ही है in terms of footfall onto your websites and all the other platforms wherever you are available. And of course Shark Tank की stories तो सभी लोग फिर आगे भी जानना चाहते हैं कि how the things unfold. So बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है ये एंड लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी होता है फॉर एवरीवन। आई मस्ट से, आई मस्ट एक्नॉलेज, सभी के लिए वो रहता है जो भी जाके आए हैं टैंक के अंदर और जाना चाहते हैं। मैं सभी और यंग इनोवेटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, वॉनरप्रेन्योर्स को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ कि यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू गो ऑन सच शोज बिकॉज वहाँ पे आपको जो एक्सपोजर मिलता है, लर्निंग्स मिलती हैं, इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज अनमैचेबल। और मतलब आपको मतलब एज ए बिजनेस तो चलिए यू मेंशन कि मतलब 10 times 100 times ग्रोथ अपने आप मिल जाती बिकॉज मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी तो हाई है। Absolutely. बट एज एन इंडिविजुअल हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू? मतलब क्योंकि इतना ज्यादा
एक्सपोजर मिलता है, यू गेट इन टच विद लॉट ऑफ पीपल, ऑल्दो योर बैकग्राउंड फ्रॉम आईआईटी ऑलरेडी वाज देयर, मतलब वो आपको एक लेवल का एक्सपोजर हमेशा ही रहा है उस चीज को लेकर के, बट जब आप उस तरीके के माहौल में आते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ लाइमलाइट, मतलब डिड इट इम्पैक्ट यू विद दैट पार्ट कि कितना पॉजिटिव तरीके से कितना आपको इम्पैक्ट किया है, मतलब योर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू योर बिजनेस, हाउ डिड इट इम्पैक्ट, ऐसा लगता है कि वो चीज। सो डेफिनेटली आप शार्क्स से इंटरेक्ट करते हो फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ 90 to 100 मिनट्स इनसाइड द टैंक। आई थिंक जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी हम बातचीत कर रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके का माहौल रहता है। टीवी पे आप अलग तरीके से उसको फ्रेम आउट होते हुए देखेंगे डेफिनेटली, दैट्स समथिंग जो कि जरूरी होता है आई थिंक उसको शो करने के लिए, शो बनाने के लिए, बट इट इज वेरी मच लाइक अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इनसाइड द टैंक जिसके अंदर आप अपनी बातें रख सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो उनसे। और इट वॉज अ फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस अंदर, जो कि मेरे डिस्कशंस आप देख पाएंगे विद अनुपम जी वहाँ पे। सो आई थिंक फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ 40-50% of my time inside the tank, there was a one-to-one discussion between me and Anupam on the Gyan on air pollution, because that was also one of the mandate possibly कि हम लोग देश और दुनिया को थोड़ा एयर पोल्यूशन के बारे में भी और नॉलेज शेयर कर सकें थ्रू दैट टेलीकास्ट ऑफ माइंड। हाँ, मतलब आई थिंक अनुपम सर की जो ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनका नॉलेज मतलब सैल्यूट, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनके पास में वास्ट नॉलेज है ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, और पर्टिकुलर हेल्थ पे तो बहुत ज्यादा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी प्रतीक बहुत ही मतलब चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स दोनों से भरी रहती है। तो विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप दैट यू हैव स्टार्टेड, मतलब इट मस्ट हैव गॉन डाउन एंड देन गॉन अप ऑल्सो, तो मतलब इस तरह के जो चैलेंजेस हैं दे मस्ट हैव मतलब टॉट यू अ लॉट ऑल्सो, है ना, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो मतलब व्हाट इज द मेजर सेटबैक and the major, maybe I think, high point that you have seen in your startup journey so far? That's a very tough question. मैं किसी एक सेटबैक को मेजर पता नहीं कैसे काउंट करूं, बट हाँ, जब भी सेटबैक आते हैं आई थिंक वो एक फेज ही होता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, वो एक फेज होता है एंड वो फेज भी निकल जाता है, ये चीज का भरोसा होना बहुत जरूरी है। हाउ आई हैव ट्यून्ड माय माइंड, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ कि मैं अपने माइंड को कैसे ट्यून करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक हार्डशिप फेज देखा, बट ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में वही एक हार्डशिप फेज होगा और आगे अब नहीं आएंगे, बट अगर आपने एक इस लेवल का हार्डशिप फेज देखा एंड अब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि कल एक और कोई फेज आने वाला है, उसको आप कंपेयर करते हो। दिस इज हाउ आई ट्यून माई माइंड। मैं उसको कंपेयर करता हूँ कि क्या मैंने इससे ज्यादा क्वांटम का फेज पहले देख रखा है। इफ द आंसर इज यस, देन मैं आज के उस प्रॉब्लम को एकदम अंडर वैल्यू कर देता हूँ, क्योंकि आप फिर अपने आप को वैल्यू करते हो ना कि यार मैंने पास में इससे भी ज्यादा देखा है। सो इस चीज के बारे में क्यों सोच के क्यों स्ट्रेस लेना है, जब मैंने वो कर लिया तो मैं ये भी ओवरकम कर ही जाऊंगा। एंड दिस रियली रिलीव्स यू। आप इसको ट्राई करें, एंड मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे इस शो के थ्रू, वो इसको डेफिनेटली ट्राई करें। आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी ही पास्ट की प्रॉब्लम से कंपेयर करने की कोशिश करें, एंड जैसे आपको लगे कि आज की प्रॉब्लम से ज्यादा पहले की एक हार्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर रखी है, आज की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एटलीस्ट आपके माइंड में। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि बिल्कुल दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, और मतलब मैं भी इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि आई ऑलवेज फॉलो दैट इफ देयर इज अ स्पेसिफिक इशू और द प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम आई है तो उसका कोई कॉज होगा, एंड देन ट्राई टू फाइंड द कॉज एंड ट्राई टू लर्न कि वो कॉज अगर हुआ है तो वो दोबारा ना हो, एंड ट्राई टू मेबी आई थिंक गेट ओवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द नॉइज आई प्रेफर टू मेबी आई थिंक बी काम एंड फाइंड द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। बाकी अच्छे फेजेस तो जैसे आपका एक और जो सेकंड क्वेश्चन था कि और अच्छे जो फेजेस होते हैं, अच्छे फेजेस को भी याद रखना देखो जरूरी होता है, बिकॉज
बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, मतलब आप अच्छे फेजेस बुरे फेजेस का कॉम्बिनेशन होते हो, जो भी आप आज होते हो, और वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहने चाहिए. दिस ऑल्सो मोटिवेट्स यू. हम साइंस बैकग्राउंड से, आप और मैं, तो हमने एक साइन कर्व देखा है कि साइन कर्व ऊपर नीचे जाता रहता है. दिस इज व्हाट द लाइफ इज. लाइफ इज अ साइनसोइडल कर्व, वो अप डाउन आपको चलता रहता है, और वही मजा भी है. देखिए, आपको एक नेशनल इनोवेशन अवार्ड भी मिला था 2017 में इसी इनोवेशन के. दिस इज फॉर दिस इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी ओनली. सो दैट वाज कन्फर्ड टू अस बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट श्री प्रणब मुखर्जी. सो दैट टाइम 2017 में दिस वाज अवार्डेड टू अस. तो कॉलेज से ही आपने नैनो क्लीन शुरू कर दिया? फाइनल इयर्स, मतलब नैनो क्लीन नॉट ऑफिशियली, इनफॉर्मली स्टार्ट किया था उस टाइम पे, बिकॉज दैट प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग फॉर माय मदर वाज देयर इन द माइंड. ये आइडिया आया, उस आइडिया पे वर्क किया फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ 2-2.5 साल by convincing people out there, क्योंकि I come from a civil engineering background. So just imagine, for me to devise something in nanotechnology was very hard. Next to impossible, I would say. Very hard भी छोटा word है, next to impossible. But yeah, I had the design sense with me. और उसके बाद में मैं एक एक लेडर पे आगे बढ़ता रहा, क्योंकि जब मेरे को डिजाइन सेंस था तो मैंने हाथ से कुछ सीजर से नेजो फिल्टर जैसा कुछ काटा, उसको अपने एक जो उस टाइम पे हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, आई वेंट टू हिज डोर, हु वाज इनटू एनवायरनमेंट साइंस. सो उनको मैंने दिखाया कि सर मैं ऐसा कुछ आइडिया सोच रहा हूँ, व्हाट इज योर ओपिनियन. ही सेड कि यार देयर इज वन कॉन्फ्रेंस हैपनिंग इन साउथ दिल्ली, वहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट साइंस के जाने माने दिग्गज लोग आ रहे हैं, यू गो देयर एंड टॉक अबाउट दिस इनोवेटिव आइडिया. तो उन्होंने मेरे को उसमें एंट्री का प्रोविजन क्रिएट करवा दिया. मैं वहाँ पे जाके कुछ मैंने अपना प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दिया, एंड सब बड़े शॉक थे वहाँ पे. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि हे, दिस लुक्स टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग, डू यू हैव अ पेटेंट. अब वहाँ पे समझ में आया कि यार इसके लिए तो एक पेटेंट भी चाहिए. और वहाँ पे अपन जब उनको प्रेजेंट कर रहे थे तो बोल दिया यस वी हैव अ पेटेंट. बट लैडर का नेक्स्ट स्टेप पता चल गया कि अब अपने को एक पेटेंट चाहिए. पेटेंट के लिए देन क्रिएटेड फ्यू अदर अरेंजमेंट्स, जिसके थ्रू पेटेंट अटर्नी को बुलाया गया. पेटेंट अटर्नी ने बोला कि यू हैव अ सॉल्यूशन from a design sense, but you're also talking about a technology that can filter out air pollution. How come this is happening? आपने कोई filtration तो अभी तक सामने रखा नहीं, but नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था, तो सर्च किए कि कौन रेलेवेंट लोग हो सकते हैं IIT फ्रेटर्निटी के अंदर. सो बैक देन जो उस टाइम पे डायरेक्टर हुआ करते थे IIT दिल्ली के, he used to operate in nanotechnology. तो मैं उनके पास में पहुंचा कि सर I have again this idea, what do you think? He guided me to other 2 professors at IIT Delhi कि there are 2 actually the professors who can really make this technology. वहां से रूम से निकल के उनके पास में गया, उनके दरवाजे पे पहुंचा, नॉक किया, उन्होंने गेट से बाहर निकाल दिया. बिकॉज तब देखिए स्टार्टअप्स उतना फैशनेबल नहीं था. आज की तारीख में तो लोग जानते हैं, तब 2015-16 के अंदर that was not the thing. And for a very senior professor, you can imagine कि यार कोई भी ऐसे चल के आएगा, एक इनोवेशन दिखाएगा, बोलेगा कि सर इसके लिए टेक्नोलॉजी बना दो. दैट इज नॉट वेरी मच द थिंग बैक देन. बट दिमाग में ये सोचा कि यार शायद क्योंकि उनके पास में कोई बैठा है, दैट्स वाई उन्होंने इस तरीके से ट्रीट करके अपने को निकाल दिया बाहर. उनसे अकेले में मिलते हैं. अगली बार उनको अकेले में ढूंढा. इस बार उन्होंने थोड़ी सी बात करी, बट ये बोला कि सी आई एम अ वेरी ऑक्यूपाइड पर्सन, बट देयर आर अदर फ्यू इंडिविजुअल्स, वन इन मुंबई, वन इन चंडीगढ़, वन इन दिल्ली, मे बी दे कैन हेल्प यू आउट इन दिस टेक्नोलॉजी. वहां तक पहुंचा जी, चंडीगढ़ गया, मुंबई गया, दिल्ली आया. उन सब ने बोला कि बॉस व्हाई आर यू हियर, द वन हु हैव रेफर्ड यू टू अस, दे आर द एक्चुअल वंस, वो आपको मदद कर सकते हैं. वापस दिल्ली आके वापस बात करी उनसे कि सर मतलब उन सब ने तो यही बोला. देन आई थिंक फॉर अबाउट गुड 1 or 2 months
बाद में मेरे पास में इवनिंग के अंदर एक कॉल आया, और उस कॉल पे अगेन फ्रॉम दिस प्रोफेसर उन्होंने मुझे बोला कि प्रतीक लेट्स मीट टुमारो, एंड दिस वाज द डे जब मैं एक्चुअली उनके रूम में जाके बैठा भी, और उन्होंने बताया कि आई डिस्कस्ड योर आइडिया विद माय वाइफ, एंड शी इज समवन हु इज एन एस्थमेटिक, and she told me if he is having such a great concept like nasofilters, and you can possibly convert it in a marketable product with your technical know-how, then this would be really helpful for someone like me. And वो दिन था जहाँ पे नींव रखी गई नैनो क्लीन ग्लोबल की. आई थिंक इसके अंदर एक परसिवरेंस, बार बार उनके पास में उनको दिखते रहना was one such thing जिसकी मदद से ये चीज अकम्प्लिश हो पाई, क्योंकि मैं अकेला वो चीज डेफिनेटली नहीं कर पाता. मैं हमेशा अपनी टीम को ये बताता हूँ, एंड आई थिंक नाउ माय एक्सपर्टीज इफ यू आस्क मी, दो सिविल इंजीनियरिंग को तो मैं पता नहीं बहुत पीछे छोड़ के आ चुका हूँ, आज की तारीख में मेरी एक्सपर्टीज तो शायद ये रह गई है कि यार मैं तो एक धागा हूँ. मोती मेरी टीम मेंबर्स हैं, मेरे पार्टनर्स हैं, सारे लोग जिनकी इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है, और मैं बस उस मोतियों की माला का एक धागा हूँ जो इन सबको एक साथ जोड़ के रख रहा है. I think that is the expertise which I now possess. Very nice. So what is your leadership style? Leadership style is, I think, getting driven from the vision. आप विजन क्या रखते हैं, एंड उस विजन के थ्रू बाकी लोगों को उस विजन को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. कंसिडरिंग आप कुछ महीने, कुछ साल एक हार्डशिप फेज देखेंगे, बट उस थोड़े से हार्डशिप फेज के थ्रू जो डिलीवर आप कर पा रहे हो वो कितना ह्यूमंगस और इम्पैक्टफुल है, वो अगर आप राइटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आई थिंक पीपल आउट देयर आर प्रीटी मच अलाइंड टू दोज थिंग्स. डेफिनेटली जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो घर चलाने के लिए, वो सबको आप प्रोवाइड करो, बट देन द विजन के उनका जो वो काम है वो कितना महत्वपूर्ण है इन अ बिगर पिक्चर, कितना इम्पैक्टफुल है. If you are able to communicate those things to them time to time, then they will stick to you. Okay, very nice. मतलब विजन क्लैरिटी बहुत जरूरी है. बहुत बढ़िया, होना भी चाहिए. मुझे भी लगता है कि भाई बहुत जरूरी है. एज एन एंटरप्रेन्योर ये बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू हैव द कन्विक्शन. उस कन्विक्शन पे ही मुझे लगता है कि आप खुद भी राइड करते हैं, देन योर टीम मेंबर्स दे आल्सो राइड. ट्रू. सो मतलब ठीक है, मतलब दे ऑन बोर्ड ऑन योर विजन, ये बहुत जरूरी है. बट इन जनरल when you run the organization, बहुत बार क्या होता है, skepticism बहुत होता है, whether it will work, whether it will not work. How do you deal with such issues और skepticism जब लोग बोलते हैं कि ये चलेगा नहीं? ऐसा होता है? हर रोज होता है. हर रोज आप एक्सपेरिमेंट इतने सारे कर रहे होते हो ना. आई हैव इंटर्न्स अवेलेबल विद मी एज वेल. मैं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर भी जाता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी जाते होंगे, जहाँ पे आप बातचीत करते हैं फॉर एनी गेस्ट लेक्चर, गेस्ट सेशन, आप स्पीकर के थ्रू जाते हैं वहाँ पे. पीपल डू लाइक योर वर्क, वो चाहते हैं आपके साथ में इंटर्नशिप करना. इंटर्न्स फॉर मी, आप जितने भी लोगों ने मेरे साथ में काम किया है, आई थिंक उनके लिए वो जर्नी इतनी ज्यादा मजेदार रहती है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा कर रहा होता हूँ. आप 100 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो 100 एक्सपेरिमेंट्स में 2 या 3 सक्सेसफुल होते हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, whether in terms of product development, whether in terms of any new marketing technique, whether in terms of your go to market strategy. You have to keep on experimenting various things, and then finally you will come down to कि यार ये वर्क करता है. पहली, दूसरी, तीसरी बारी के अंदर कुछ भी वर्क नहीं करता है. 100 बार दरवाजा खटखटाओगे, अलग अलग तरीके से खटखटाओगे, तो खुलने की गुंजाइश है. वेरी नाइस. ओके, एक और चीज मैं देखी है प्रतीक की, पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करना वर्सेस द मास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या बिजनेस बिल्ड करने से ज्यादा मुश्किल काम रहता है. आई थिंक मुश्किल, देखिए मेरे हिसाब से सब कुछ ही मुश्किल है. मैं किसी के काम को आसान और किसी के काम को मुश्किल नहीं कहना चाहूँगा. फॉर मी इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलवेज मुश्किल, चाहे वो पर्पस ड्रिवन वर्क हो, चाहे वो मासेस के लिए कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो. Implementation will always be challenging, and that's where your actual skill set comes into display. Very nice. Okay, तो मतलब idea versus execution, which one is your pick?
ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन सर, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन। लोग कई बारी बात करते हैं कि सर मेरे पास में एक स्टार्टअप आइडिया, मैं किसी को बताऊंगा तो वो चोरी तो नहीं कर लेगा। मैंने कहा आइडिया चोरी करेगा, इम्प्लीमेंटेशन कौन चोरी कर सकता है? हाँ, मतलब मुझे भी इम्प्लीमेंटेशन इज योर थिंग, द वे आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट माई थिंग और यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट योर वर्क। हम दो, आप अपना काम सबसे बेहतरीन कर सकते हैं और मैं अपना काम सबसे बेहतरीन कर सकता हूँ, और कोई उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि आइडियाज तो बिल्कुल भर भर के, मतलब कोई ऐसा है नहीं जिसके पास आइडियाज ना हो। आइडियाज आर नथिंग, इम्प्लीमेंटेशन। आज मेरे पास में 100 आइडियाज हैं, मेरी टीम 100 डिफरेंट चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रही है, बट आई डोंट रियली वैल्यू के यार वो आइडिया ही सब कुछ है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या है, दैट इज द वाइटल थिंग। एक और आपका प्रोडक्ट है स्विगी बड्स। मतलब इन जनरल मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है वो काफी उस तरह के प्रोडक्ट्स को अप्लाई करती है, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। स्विगी बड नेजो फिल्टर्स का प्रोडक्शन हो रहा था। वन ऑफ माय कलीग्स he used to smoke. अच्छा। उसने प्रोडक्शन करने के बाद में he applied nasal filters not on the nostrils, he applied nasal filters on the back side of a cigarette. He started smoking और उसने देखा कि एक नेजो फिल्टर के अंदर टार कलेक्शन हो रहा है। देन केम दिस आइडिया कि यार कुछ सिगरेट्स के लिए भी बनाया जा सकता है, क्योंकि सिगरेट के अंदर तो सबसे ज्यादा हार्मफुल स्मोक निकल के आ रहा है। एंड इफ वी हैव अ टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू वी कैन कैप्चर समथिंग, देन वी वर्कड ऑन। सो माय आइडिया, आई एम अ नॉन स्मोकर, मैंने आज तक स्विगी बर्ड को खुद से ट्राई नहीं किया है। अच्छा, आई एम अ नॉन स्मोकर, मैं वो फाउंडर हूँ जिसने खुद ने अपना प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, बट हजारों लाखों लोगों ने उसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया एंड वो खुश हैं। माय ऑब्जेक्टिव विद स्विगी बर्ड वाज नॉट जस्ट टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स, बिकॉज वो कम्युनिकेशन आपके पास में हजारों तरीके से पहुंचाया गया हुआ है, दैट रियली डजंट वर्क। क्योंकि जिसको पीना है फिर वो पिएगा ही, irrespective of how harmful the smoke is. My idea with Swiggy Bud is how can I help someone in quitting smoking? So quitting smoking के लिए निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी बताया गया है WHO के द्वारा, जिसके अंदर आप ये समझिए कि किसी को किसी चीज की लत है, एडिक्शन है, वो एडिक्शन आप उसको रातों रात नहीं छुड़वा सकते। उस एडिक्शन के लिए एक प्रोसेस होगा। यू विल फर्स्टली रिड्यूस इट कि यार अगर आप 20 सिगरेट पी रहे हो तो यू ड्रॉप इट डाउन टू 15 सिगरेट्स, यू ड्रॉप इट डाउन टू देन 10 सिगरेट्स, यू ड्रॉप इट डाउन टू 5 सिगरेट, एंड देन वन फाइन डे यू विल बी अ नॉन स्मोकर। दिस इज पर्टिकुलरली निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके थ्रू डिफरेंट फिल्ट्रेशन एफिशिएंसीज आप स्मोकर को टाइम टू टाइम देते रहोगे, सो उसकी बॉडी को निकोटिन की क्रेविंग कम होती जाएगी। That's why we have 3 variants of Swiggy Bud: orange, white and green. All 3 of them has different filtration efficiency. In the month 1 you start with the Swiggy Bud orange variant. उसके थ्रू आपको कुछ मिनिस्कुल मात्रा के अंदर रिडक्शन मिलेगा, about 30% उसके बाद 30% कम निकोटीन, 30% कम निकोटीन। Tar is still good enough filtration, about 60%. Then in month 2 you jump to orange, from orange to white. जिसके थ्रू आपका जो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी इट विल गेट बूस्टेड टू 50%. एंड इन द लास्ट मंथ दैट इज स्विगी बड प्रो व्हिच इज ऑफ ग्रीन कलर, ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, इंस्पायर्ड बाय द ट्राई कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ताकि वो इजीली याद भी रहे. तो आपका ग्रीन जो है वो 80% तक रिड्यूस करता है, एंड दैट इज माय बेस्ट सेलर एज वेल. स्विगी बड ग्रीन वो एक ऐसा एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डिलीवर एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ स्विगी बड. क्योंकि देखिए मुझे एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. अगर मैंने एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे. माय अदर एजेंडा व्हाइल प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट वाज, व्हाइल डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट वाज कि हाउ वी कैन कीप द एक्सपीरियंस इंटैक्ट. एक्सपीरियंस इंटैक्ट रखने के लिए हमने जो पॉलीमर्स चूज करे हैं अपने नैनो फाइबर्स के लिए, स्पेशली फॉर स्विगी बड, वो इस तरीके से रिसर्च्ड पॉलीमर्स हैं जो कि आपकी टोबैको की स्मोक को स्मूथ बनाते हैं. वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि अनमैचेबल एक्सपीरियंस है. आप 2 पफ के अंदर यू विल बी एबल टू सी द एक्सपीरियंस, सी द रिजल्ट्स. ये तो मैंने शार्क टैंक में भी बोला कि जस्ट 2 पफ्स एंड यू विल गेट द एक्सपीरियंस. आपके थ्रोट पे आपको बहुत स्मूथ इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है टू अकम्प्लिश इन द स्मोकिंग कैटेगरी. स्विगी बड इस तरीके का आपका फिल्टर्स रहते हैं. इसमें देयर आर डिफरेंट कलर वेरिएंट्स. अभी मेरे पास में ग्रीन वेरिएंट राइट नाउ अवेलेबल नहीं है. आई हैव ऑरेंज एंड व्हाइट विद मी.
but all three of them, orange, white, and the green one, has different filtration efficiency. You attach your cigarette this side, you smoke it from the rear end, and inside it there is a filter made up of nanotechnology, of course, and you smoke through it, and the tar will get, and everything will get captured inside the filter itself, and you will see the experience, you will feel the experience in just 2 puffs. और क्या मतलब वो है एफिशिएंसी कह लो, एफिकेसी कह लो? एफिकेसी की अगर बात करें तो एक जो ग्रीन है, सॉरी वाइट है, दैट इज 30% एफिशिएंट. वाइट जो है आपका 50% एफिशिएंट है. जो ग्रीन है वो 80% एफिशिएंट है. ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन. Okay. So it has mentioned like this over here about the different filtration efficiency of all the 3 ranges of SiggyBud. It's available on Q-commerce platforms as well. Instamart हुआ, BB Now, Zepto, Blinkit, everywhere. Very nice. तो छोटे पैक्स भी मिल जाएंगे for pocket friendly nature. तो ये जो है जैसे ये था, ये 350 का है. This is 350. And this is 70 rupees. 70 rupees. Yeah. और एक जो है वो अच्छा वो तो 3 cigarettes चल सकता है. 3 सिगरेट के लिए. Yes, 3 cigarette. एक और चीज मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से मुझे याद आ रहा है, जैसे कई बार कहने बहुत सारे ऐसे प्रिवेंटिव वेरिएंट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल सिगरेट को कम करने के लिए ई सिगरेट का प्रोविजन आया, बट देखा जाए तो आ तो गया, बट मुझे लगता है उसकी अलग फैन फॉलोइंग बढ़ गई. Yeah, that's एंड देन उसको कई लोग ई सिगरेट से ही जो है वो एक्चुअल सिगरेट भी पीने लगते हैं. तो यूथ के अंदर वेपिंग वेपिंग बहुत पॉपुलर है आज के तारीख में. इंडिया के अंदर तो आई डोंट थिंक अभी वेपिंग इज अलाउड इन एन अलाउड फॉर्म. पीपल आई डोंट नो आर यूजिंग इट और नॉट, बट या ओवरसीज के अंदर तो इट इज वेरी मच कॉमन, एंड दिस इज द न्यू ट्रेंड. जेंजीज में वेपिंग बहुत कॉमन होती जा रही है धीरे धीरे, बहुत कॉमन होती जा रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए. वो आपको डायरेक्टली निकोटिन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट इज मेकिंग यू एडिक्टेड टू निकोटिन इन नो टाइम. सो इट इज अगेन एडिक्शन टू एनीथिंग इज डेंजरस. एनीथिंग इज डेंजरस. बट इन जनरल मुझे लगता है कि लोग जो है वो ऑल्दो यू हैव मेंशन कि आपका SiggyBud जो है वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, बट मुझे लगता है कि लोगों की जो क्रेविंग है फॉर सच न्यूअर वर्जन्स अलोंग विद द सिगरेट यूसेज वो कम नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे. इवन द कंट्रीज, मतलब दैट रीजन आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. जैसे कंट्रीज लाइक UAE जहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब 40, 55, 50 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे लोग और अपने अंदर गर्मी कैसे मतलब इनहेल कर लेते हैं. I think for them, even I am a non-smoker, but मुझे जो लगता है कि वो शायद अपने स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करने के लिए वो चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं. वो एक मीटिंग से निकल रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेस लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए वो शायद इन चीज़ों की शुरुआत करते हैं, एंड देन दे बिकम एडिक्टेड. ओके, ट्रेड ऑफ है, मतलब इट्स अ ट्रेड ऑफ. स्ट्रेस को कम करना है या बॉडी गर्मी, तो आई डोंट थिंक उनके दिमाग में कहीं पे भी गर्मी जैसा सवाल है. अच्छा, ओके, वेरी नाइस पॉइंट. ठीक है, तो एक तो और पर्सपेक्टिव है, व्हेन यू मे बी आई थिंक रन अ पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब पर्पस ड्रिवन इसलिए मुझे लगता है क्योंकि मतलब वहां पे जो टीम मेंबर है उनको लाना विद द कन्विक्शन आसान नहीं होता है. मतलब व्हेन यू रन मे बी लेट अस से जैसे रिलायंस का स्टोर रन है, तो मतलब यू नो कि आपको जो हायरार्की बिल्ड करनी है ऑफ द टीम मेंबर, मतलब उसके हिसाब से तुम्हें लोग मिल जाएंगे बहुत आसानी से. बट व्हेन यू हैव सच अ पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ रिसर्च कंपोनेंट है, फिर कुछ उस निश को सेल करने के लिए यू हैव टू हैव अ मे बी आई थिंक द बेस्ट सेल्स टीम ऑल्सो, है ना. इस तरह की जो चीजें होती हैं वहां पे टीम को बिल्ड करना कितना मुश्किल है व्हेन यू लुक एट द पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस. सच बताऊं तो आसान है. सच बताऊं तो आसान है, क्योंकि आप एक मोनोटोनस चीज नहीं कर रहे हो. जो एक भीड़ कर रही है, आप वो काम नहीं कर रहे हो. तो आप जब उस बात को कम्युनिकेट करते हो, मे बी टू अ न्यू फ्रेशर, टू अ न्यू टीम मेंबर, दे ऑलवेज एक्नॉलेज कि यार ये कुछ आउट ऑफ लीग काम हो रहा है. अगर ये सक्सेसफुल हुआ काम तो मतलब हम तो पूरी भीड़ से बहुत ही अलग निकल के आ जाएंगे. अनसक्सेसफुल हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब जहां थे वहां का वहीं रह गए. बट अगर सक्सेसफुल हुआ तो जस्ट इमेजिन, मतलब आप चांद पे पहुंच गए वाली बात है.
वेरी नाइस। तो ये कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं टाइम टू टाइम और उनको ये बता पा रहे हैं कि अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है, नॉट एट द प्रोडक्ट लेवल, जीटीएम लेवल, जो भी चीजें हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें इतने सारे लोगों से इतना अलग लाके खड़ा कर देगा। एंड जस्ट इमेजिन यू वुड बी वन ऑफ द की मेंबर्स into taking us at that level। तो वो चीजें सबको अच्छी भी लगती है कि यार उनके काम को की अहमियत कितनी ज्यादा है। ओके ओके, वेरी नाइस। एक और पॉइंट मुझे लगता है कि आता है दिमाग में कि मतलब अगेन पोल्यूशन से रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड ही है कि व्हेन यू हैव अ सेटअप in first tier cities compared to the second tier cities, generally क्या है कि building the ecosystem in a second tier city is easier compared to the first tier city। What is easier building the ecosystem, building the ecosystem in second tier city is easier। building the ecosystem मतलब building the business की बात कर रहा हूँ। business में जहाँ पे जैसे आपके केस में you have a research team, you have a sales team, you have a factory, you have all these things। तो maybe I think within the premise I'm telling you that the ecosystem, let's say आपकी कंपनी के हिसाब से इकोसिस्टम है ना, तो मतलब जनरली क्या है कि आज के टाइम में सेकेंड टियर सिटीज में दैट इज अ ट्रेंड, द सर्वे इज आल्सो अवेलेबल टू वैलिडेट दिस ट्रेंड कि सेकेंड टियर सिटीज, थर्ड सिटीज में जो बिजनेसेस की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो मतलब दूसरा एक और रीजन भी है कि लोगों को लगता है कि वहां पर लोग पहले जो सेकेंड टियर थर्ड सिटीज के लोग थे दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टियर सिटी फॉर बेटर एस्पिरेशनल गोल्स। अब वो अगर सेकेंड टियर सिटीज में लोग जाएं तो लोगों को लगता है कि हेल्थ जो है बिकॉज ऑफ लेट्स से एयर पोल्यूशन या इस तरह के जो भी रीजंस हैं उस कारण से लोगों का जो माइग्रेशन रेट है, अगर अच्छी कंपनीज, पर्पस ड्रिवन कंपनीज जो कि शायद जिनको हजारों में लोग नहीं चाहिए, जिनको शायद 100 लोग चाहिए, 200 लोग चाहिए, अगर वो उसी जगह रुक करके काम करें देन इट माइट बी गुड फॉर पीपल हु आर पार्ट ऑफ द सिटी एंड द इकोसिस्टम कैन be made scalable in that use। What is your perspective in this? See, देखिए एक आपने चीज बोली कि ग्रोथ वहां पे ज्यादा है टीयर 2 सिटीज के अंदर। ग्रोथ इज नथिंग बट अ डेल्टा बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, क्योंकि वहां पे बिफोर एज कम्पेयर टू अ टीयर 1 सिटी रिलेटिवली लो है। तो उस पर थोड़ा भी अगर आपको ज्यादा मिलेगा तो आप डेल्टा के अंदर कहोगे देखो इसका ग्रोथ तो 100% है। वाइल एक दिल्ली जैसी जगह पे या मुंबई जैसी जगह पे तो ग्रोथ तो 25% ही है, वाइल एक टीयर 3 या टीयर 2 टाउन के अंदर ग्रोथ 100% है। तो ग्रोथ इज आई थिंक इज नॉट अ गुड पैरामीटर टू जज बिकॉज दैट इज बिफोर एंड आफ्टर के बीच का डेल्टा कितना है। हाउएवर इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं ये बताना चाहूंगा कि टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स के अंदर भी नॉलेज सफिशिएंट है। वहां पे डेफिनेटली एस्पिरेशनल गोल्स जो होते हैं लोगों के वो थोड़े लिमिटेड होते हैं बिकॉज वो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट इस तरीके के देखते हैं। अगर आप अपने अराउंड का सराउंडिंग देखेंगे that people are fairly settled, relaxed in their mindset, तो आप भी उन्हीं के ही आप एवरेज आउट होके आप भी उसी तरीके का रहोगे। बट व्हेन यू विल कम टू मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, यू विल बी सराउंडेड विद एस्पिरेशनल पीपल। तो आपके दिमाग के अंदर वो ख्वाब एस्पिरेशंस बढ़ते जाते हैं। सो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड मोर एंड मोर लीडर्स गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स टू मेट्रो सिटीज बिकॉज देन यू विल बी इन लाइक माइंडेड विसिनिटी ऑफ पीपल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिस वजह से लोग छोटी सिटीज से निकल के बड़ी सिटीज की तरफ आते हैं। हाउएवर आई डोंट फील के इंटेलिजेंस लेवल पे काम करने, देयर आर मेनी इंटेलिजेंट पीपल। वो जो होती है ना वो तो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है। छोटे शहरों के अंदर आप अगर बात करो मतलब एक अच्छा बड़ा सेल्स पर्सन आप दिल्ली एनसीआर का निकालो और एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन निकालो मे बी टीयर 2 टीयर 3 टाउन का, वो एकदम बराबर की टक्कर देगा। हाँ, मतलब मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग फर्स्ट ईयर सिटीज में आए तो सेकंड टीयर सिटीज से। एब्सोल्युटली, तो मतलब मुझे लगता है कि उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि जो स्मार्टनेस पर्टिकुलरली इन द नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है वो अनमैचेबल है। और सेकंड टीयर सिटीज में जब मतलब रिसोर्सेस कम होते हैं तो वो स्ट्रीट स्मार्टनेस भी उसी तरीके से बढ़ती भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज वन थिंग। वेरी नाइस। वो
अच्छा डिस्कशन है मतलब फॉर मी आल्सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग प्रतीक। तो एक तो बताइए कि मतलब व्हाट इज योर विजन विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ इनोवेटिव वर्क दैट यू आर डूइंग? So my vision is very simple. Air pollution is my competitor. ठीक है, air pollution outdoor के अंदर है. I'm coming up with more and more solutions to prevent people for air pollution in outdoors. Air pollution indoor के अंदर है. I'm having solutions for curtailing your indoor air pollution. So this is how we want to operate. We have two wings. B2C के अंदर हमारे पास में Siggy Bird is the primary contributor. We have Nezo filters, of course. AC filters भी हैं हमारे पास में. In the B2B, which is I believe is the largest segment to address, जिसके अंदर हमारे पास में HVAC filters हैं, pollution nets हैं जो कि aluminium doors and windows जैसी कंपनीज यूज करते हैं. एंड आई एम कमिंग अप विद अ कैबिन फिल्टर जो कि मैंने आपको बताया, विच ऑटोमोबाइल्स कंपनी कैन आल्सो टेक केयर. एंड आई हैव अ ग्लोबल विजन. मैं जो भी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ उसके अंदर मैं सिर्फ इंडिया लिमिटेड प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस कर रहा होता हूँ, मैं ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा होता हूँ. एंड दैट इज द रीजन वी आर एक्सपोर्टिंग टू 15+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, इन मिडिल ईस्ट, इन लैटिन अमेरिका, in the south, Vietnam, Thailand, and few months back we have also shipped to a party in Pakistan as well. आपने लाहौर के अंदर सुना होगा कुछ महीनों पहले बहुत ज्यादा पोल्यूशन लेवल्स आ गए थे, हमारी न्यूज एकदम न्यूज चैनल्स भरे हुए थे. एंड थ्रू आवर सोशल मीडिया चैनल्स वी गेट क्वेरीज फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एज वेल. तो हम लोग सभी के लिए अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे होते हैं. पाकिस्तान के साथ बिजनेस करना सर दुबई के साथ में बिजनेस करना दुबई के साथ में अलाउड है, तो हम लोग तो दुबई के साथ में बिजनेस करते हैं. अब दुबई लाहौर में सप्लाई करता है तो वी कांट कंट्रोल दैट. फेयर इनफ. ओके, ग्रेट. तो प्रतीक भाई एक रैपिड फायर राउंड है, तो मतलब उसमें थोड़े से इनोवेटिव से क्वेश्चंस होंगे. अच्छा, तो शॉर्ट में आंसर देना है. एक तो है कि मतलब वी अंडरस्टैंड कि आप दिल्ली से पढ़ाई की, आईटी दिल्ली से, फिर नैनो फिल्टर्स, नैनो क्लीन आपने शुरू किया. इफ यू आर नॉट अ फाउंडर तो मतलब व्हाट वुड हैव बीन द सेकंड पिक? पब्लिक स्पीकर. और कोई हॉबी? ये हॉबी है सर, मतलब मैं तो इतने सारे कॉलेजेस में जाता हूँ, मतलब दिस इज व्हाट आई लाइक, पब्लिक स्पीकिंग. TEDx स्पीकर भी रह चुका हूँ मैं. अच्छा, पास्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स TEDx स्पीकर रह चुका हूँ. दिस इज व्हाट आई रियली लाइक, पब्लिक स्पीकर. और मतलब in general what has been your hobby in terms of maybe particularly games point of view? In games point of view, I am a huge fan of Mahendra Singh Dhoni. अच्छा, तो क्रिकेट. So क्रिकेट बचपन से अंदर से बसा हुआ है. कॉलेज में भी था तो क्रिकेट को मैंने काफी लंबे समय तक खेला है, अच्छे तरीके से खेला है, कॉलेज को रिप्रेजेंट भी किया कुछ जगह पे. टेबल टेनिस वाज द अदर थिंग. तो मैं गेम्स के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहा हूँ. एंड क्रिकेट तो मैं फॉलो करता ही हूँ. ओके, ग्रेट. What is the weirdest advice that you have gotten from someone when you started your business? See, मैंने ना बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया. मैं बिजनेस तो अपना 2012 से भी कर रहा था, वो शायद बातचीत अपनी आउट हो गई है. मैं तो 2012 के अंदर भी मैं काम कर रहा था कॉलेज के अंदर. अच्छा. वो यहाँ पे मैंने, मतलब you were in your second year? हाँ, when I was in my second year. थोड़ा सा आपको पॉज करके मैं इसके बारे में बता देता हूँ ताकि अपनी बात पूरी कंप्लीट हो सके इसमें. सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था मेरी लाइफ का. मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था उस टाइम पे, एंड मेरे सेकेंड ईयर सीनियर ने अपने रूम पे हमें बुलाया. एंड ही सेड कि टुमारो इज IIT JEE एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू गो टू दिस इंस्टीट्यूट. आई कांट नेम दैट इंस्टीट्यूट, इट इज इन न्यू दिल्ली ओनली, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ IIT JEE. कि कल वो IIT JEE का मेन एग्जामिनेशन होने वाला है. उसके बाद में बच्चे पूरे इंडिया वाइड बाहर निकलेंगे, उनको आंसर की मैच करने के लिए सॉल्यूशंस चाहिए रहेंगे. तो आपको उस इंस्टीट्यूट पे जाना है एंड क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करके देना है. मैंने पूछा सर मेरे को क्या मिलेगा? मैं तेरे को 500 रुपए दे देंगे और अच्छा तेरे को खाना खिला देंगे. दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी. दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज मैं IIT में था, उससे पहले मैं कोटा में था जहाँ पे हमने दाल में दाल कम और पानी ज्यादा खाया हुआ था. सो फॉर मी दैट वाज द मोटिवेशन कि यार अच्छा खाना देंगे, 500 दे ना दे डजंट मैटर.
चले गए, दिन भर अच्छा बड़ी मेहनत से शिद्दत से काम किया वहां पे। शाम में काम में अपने खुश होके उन्होंने मेरे हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए एंड अच्छा खाना खिलाया। दैट वाज द एस्पिरेशन। अच्छा खाना खिलाया, 10,000 रुपए दिए। वापस आया हॉस्टल के अंदर, सोचा कि यार ये तो मतलब कुछ अलग ही हो गया अपने साथ में। एंड आई वाज इन जस्ट फर्स्ट ईयर ओनली। सो ये सोचा कि यार कुछ करना चाहिए, मतलब दैट 10,000 रुपीज वाज आल्सो मतलब अच्छी फीलिंग आई, अच्छी फीलिंग आई वो तो यार अपने को। तो मैंने उन जेंटलमैन को कॉल किया कि सर मुझे लगा कि शायद ये मेरे को वीकेंड्स पे किसी पार्ट टाइम ट्यूटर की जॉब अगर दे देंगे तो आई विल बी हैप्पी डूइंग इट, कुछ टाइम पे ट्राई करते हैं। और एक्सपेरिमेंट तो करना मेरे को पसंद है ही, आप जान ही चुके हैं मेरे से इंटरेक्ट करके कि यार ये लर्निंग का एज है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। और तो क्या है, यहाँ पे कॉलेज में बैठ के तो अपने पास में टाइम होता ही है बहुत ज्यादा। सो बट ही डिनाइड दैट अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम ट्यूटर का। ही सेड कि कैन यू बी अ कंटेंट डेवलपर? आई सेड यस। मुझे नहीं पता था कि कंटेंट डेवलपर का मतलब क्या होता है उस एज के अंदर। मैंने कहा यस आई कैन बी योर कंटेंट डेवलपर। तो उन्होंने मुझे मैथ्स की बहुत सारी बुक्स भेज दी हमारे हॉस्टल के अंदर। एंड द जॉब वाज गिवन टू मी वाज, जिस तरीके से आपने उस दिन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था वैसे ही इस बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके आंसर्स लिख के देने हैं आपको उसी फॉर्मेट के अंदर। अच्छा। एंड पर क्वेश्चन आपको पैसा मिलेगा। आई सेड ओके फेयर इनफ डील। 10 दिन 20 दिन 21 दिन काम किया उस चीज के ऊपर। देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट व्हाट आई रियली वांट टू डू। मेरे को इसमें मजा कम आ रहा है थोड़ा, बट आई स्टिल वांट टू अर्न। एंड आई हैव अ नेटवर्क ऑफ आईआईटियंस, मेरे तो साथ वाले स्टूडेंट्स ही हैं। इंस्टेड ऑफ मी डूइंग दैट जॉब दे कैन डू दैट जॉब फॉर मी। I have question bank available with me. I have students who can solve that questions, and I'll be that dhaga between these students and managing people. Yes. तो इस तरीके से in no time I had a team of about 35 odd students. Wow. Not only at IIT Delhi, also at Delhi College of Engineering. क्योंकि जिस टाइम पे IIT दिल्ली में एग्जाम होंगे तो मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, तो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को ले आया। सर आपके IIT रुड़की के अंदर भी मेरे पास में स्टूडेंट्स थे जो मेरे लिए उस टाइम पे काम कर रहे थे। एंड बिलीव मी वो काम इस एक्सटेंड का हो गया था इन नो टाइम कि each student who was working with us at that time used to afford one new smartphone every single month. Wow. That was the quantum of business that got generated at that time. और उस business की जो earning है that has gone in filing the patents for this company. ये background दास्तां तो ये है इसकी। बहुत बढ़िया। मतलब I think मुझे लगता है कि entrepreneurship का जो attitude है वो जितनी जल्दी आ जाए उतना ही मतलब अच्छा है। मुझे लगता है कि टू टेक द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल है ना। तो मतलब वेरी नाइस स्टोरी। मतलब एक आईआईटी के अंदर एक वो इकोसिस्टम हमेशा रहता है, मतलब यू हैव नो डेप्थ ऑफ मे बी आई थिंक सपोर्ट एंड मे बी योर पीयर्स आर इक्वली स्मार्ट। तो वहां पे आपको ऐसे टेक्निकल चैलेंज या जो सिनेरियो होता है वो फेस नहीं करना पड़ता है। देयर आर ऑलवेज सम और अदर आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होता है दैट कोई प्रॉब्लम आएगा ना यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट थिंग। वही कॉन्फिडेंस होता है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट दैट आईटी टेक ब्रिंग्स इनटू योर माइंड। सब कुछ माइंड गेम ही तो है, सब कुछ माइंड है कि आपने माइंड में कितना पॉजिटिवली सोच रहे हो उस सिचुएशन के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उस प्रॉब्लम को कंपेयर कर रहा होता हूँ अपने माइंड के अंदर। तो अगर मैंने जस्ट एकदम सिंपल अगर मैंने आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन क्रैक किया है, उस टाइम पे भी कितना सारा स्ट्रेस रहता है एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट के दिमाग के अंदर। आपने उस स्ट्रेस को ओवरकम किया है, उसके बाद की आज वाली जो प्रॉब्लम है बहुत छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं सर। तो बहुत छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उनसे घबराएंगे क्यों? आपके पास में वो कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब समटाइम्स इट हेल्प्स व्हेन यू have already seen that struggle. तो मुझे लगता है कि वो शायद स्ट्रगल देखना इन जनरल लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, कमिंग टू आवर रैपिड फायर राउंड। यस सर। तो मतलब लेट अस से इफ यू मिस द मीटिंग बाय एनी चांस, ओके, नॉट नोइंगली बट अनइंटेंशनल, व्हाट इज योर गो टू एक्सक्यूज? देखो लेट हो जाता हूँ तो ट्रैफिक होता है। लेट हो जाऊंगा तो ट्रैफिक इज अ गो टू एक्सक्यूज। बट अगर मीटिंग मिस आउट हो जाए तो आई थिंक एक्सक्यूज नहीं, मैं तो एक्नॉलेज कर लेता हूँ सर। मैं एक्नॉलेज कर लेता हूँ फिर उस चीज के अंदर। तो मतलब आप गलत हो तो आप गलत ही हो। ठीक बात है। दैट इज अनप्रोफेशनल बिहेवियर। हालांकि ऐसा मेरे साथ में होता नहीं है, मैं तो दीवानों की तरह काम करता हूँ सर। तो इस तरीके की चीजें होती नहीं है, बट अगर होगी तो सर मैं उसको एक्नॉलेज कर लूंगा मिस्टेक को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू मेंशन द ट्रैफिक, लेट्स से यू स्टक इन अ ट्रैफिक without your naso filters, what would be your strategy in terms of getting the
मे बी आई थिंक बेटर एयर क्वालिटी, और आप कार के अंदर नहीं है, मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं, मैं बाइक चलाऊंगा, दैट इज वेरी अनयूजुअल, दैट इज वेरी अनयूजुअल कि मैं बाइक चलाऊंगा, बट कंसीडरिंग आई एम बाइक चला रहा हूँ, मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं शायद पैदल वॉक कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ बाइक चलाते हुए। मैं पैदल शायद वॉक कर रहा हूँ। आई पॉसिबली like take a break, I'll go to a good restaurant, decent restaurant, and I'll have a meal. I'm a foodie by the way. मैं लगता नहीं हूँ, बट मुझे फूड्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। जनरली राजस्थानी कैसा होता है कि मतलब वो फूडी होते हैं, बट बॉडी पे उनका मतलब दिखता नहीं ज्यादा। मैं हाफ राजस्थानी हाफ पंजाबी भी हूँ। माय मदर इज अ पंजाबी। पंजाबियों में दिखता भी है, बट हाँ शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सो हाँ, मतलब आई लाइक टू एक्सप्लोर फूड, जिस भी जगह का हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को एक ही पर्टिकुलर क्विजीन पसंद है। आई ऑलवेज लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद good food. Very nice. And what is the sustainable habit that you have adopted lately? Sustainable habit to eat food on time. ये मेरी शादी के बाद में हुआ है। शादी से पहले I was very much like कभी खाया कभी नहीं खाया, चलता है। बट अब बीवी के सामने जवाबदारी भी है, तो मैं टाइम टू टाइम खाना खाता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मतलब थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है। एब्सोल्युटली सर, पता भी नहीं होता एक बैचलर की लाइफ वर्सेस एक मैरिड मैन की लाइफ में बहुत फर्क है। मेरी 2-3 साल पहले भी शादी हुई है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बैचलर तो मतलब देयर इज नो रूल्स इन लाइफ। नाउ विद वाइफ आप एक सही दिशा के अंदर भाग रहे हो मेरे हिसाब से। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, नॉट एट ऑल। आई एम अ फर्म बिलीवर कि यार मतलब आपकी वाइफ आपको एक सही डायरेक्शन दिखा रही होती है। आपकी वाइफ मेनी टाइम्स पीपल से कि यार मतलब उनको ऑकवर्ड लग रहा होता है, क्योंकि अब ना टीम के अंदर भी न्यूली मैरिड पीपल होते हैं, उनकी वाइफ कॉल कर रही होती हैं उनको कि वेयर आर यू, आप लेट कैसे हो गए हो काम में, ये वो XYZ थिंग्स। आई ऑलवेज फील कि दिस इज गुड, दिस इज गुड, बिकॉज your wife is not questioning about your life, she is questioning about her own life, because she equally shares your life too ना। वो आपका सवाल नहीं पूछ रही, तो अपनी लाइफ का ही सवाल पूछ रही कि where are you, because her life is related to your life. So that's why I think I really appreciate questions coming to husbands. Very nice. बहुत अच्छा है, मतलब perspective है ये। And since you are doing such maybe novel business, which city that you feel that you want to revisit multiple times in a year? इंडिया में बाहर कहीं पर भी। देखिए, मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। दिस इज अबाउट 30 to 40 kilometers away from Amsterdam, Volendam. For everyone listening to me, if you are in Europe, if you are near to Amsterdam, do go to Volendam. वेरी पीसफुल जगह, एकदम शांत लोग, और जो वाइब है आई थिंक उस जगह की, दैट इज अनमैचेबल। मतलब आई हैव बीन टू मोर सच कंट्रीज, मोर सच मतलब एवरीवेयर, बट आई थिंक दैट प्लेस इन इटसेल्फ, वो मेरे ना दिमाग के अंदर पता नहीं बस सी घुस गया है, वो घुस गया है। सो वॉलेंडाम, वेरी नाइस। It's a village though. It's a village. It's not a proper city. It's a village on the outskirts of Amsterdam. तो मतलब was it so special कि इतना गहरा impressions है? Is it like so serene? आसपास लोग कम हैं? In general यूरोप में तो लोग कम ही हैं। लोग कम ही होते हैं, but maybe the vibes which I was getting from that entire place in itself, the beauty of the place, I think that is hooked. Great. Thank you so much, Pratik. I think it's one of the loveliest conversation that I have with you. और मुझे लगता है कि मतलब the journey that you have decided, मुझे लगता है कि वो भी अपने आप में बहुत ही special है। The kind of products that you have and the vision that you have, मुझे लगता है कि in general जिस चीज़ की ज़रूरत लोगों के लिए बहुत important है, और you keep doing the great work for the nation, for your organization. I think that is the wish that we have. Thank you so much everyone for listening so patiently, और आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Thank you so much. Thank you जी।